हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर शुरू करते हैं। कल हमने आपको कराया एम्पियर का परिपथीय नियम और उसके अनुप्रयोग। एक अनुप्रयोग कराया कि अनंत लंबाई के सीधे तार के समीप चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, और वो आया था हमारा B बराबर म्यू नोट I अपॉन 2πr। ठीक है, अब आज का हमारा लेक्चर शुरू होता है। इसका दूसरा उपयोग है एम्पियर के परिपथीय नियम का कि धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र निकालना। धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। तो प्रयोग नंबर इसका अनुप्रयोग नंबर 2, प्रयोग नंबर 2, धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, ये हमारा टॉपिक है। धारावाही परिनालिका, करंट कैरिंग सोलेनोइड, इसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं धारावाही परिनालिका किसको कहते हैं, क्या है हमारी धारावाही परिनालिका। ठीक है, आपने एक लकड़ी या कागज की एक खोखली बेलनाकार नली ली, लंबी बेलनाकार नली जिसका व्यास कम है, एक पतली लंबी बेलनाकार नली। यह हमारी कागज की एक लंबी या उसकी गत्ते की कोई भी हो, ये एक लंबी बेलनाकार नली हमने ली। ठीक है, अब अगर हम इस पर तांबे के विद्युत रूप तार, इंसुलेटेड वायर, यानी कि उस ऐसा तार तांबे का जिस पर इंसुलेट होता है, यानी कि उसमें विद्युत धारा ऊपर टच करने पर नहीं प्रवाहित हो सकती। ठीक है, जब वार्निश वगैरह लगा देते हैं तांबे के तार पर लिपटी होती है, इसे विद्युत रूप तार कहते हैं। ठीक है, मोटर बाइंडिंग में आपने देखा होगा वो तार हम जो लाते हैं उस पर वार्निश लगी होती है, वो इंसुलेटेड वायर होता है। ठीक है, तांबे के विद्युत रूप तार के बहुत सारे फेरे पास पास लपेट दें। ये हमने पास पास बहुत सारे फेरे लपेट दिए, तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा इसी को हम धारावाही परिनालिका कहते हैं। ये हमारी रचना होती है धारावाही परिनालिका। अब इसकी क्या करें, इसमें क्या चीज आती है, अगर हम इसमें धारा प्रवाहित कर दें, प्लस माइनस, अगर हम इसमें धारा प्रवाहित कर दें, परिनालिका के भीतर धारा प्रवाहित कर दें, तो धारा प्रवाहित करने पर इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। धारा परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, लेकिन इसके बाहर चुंबकीय क्षेत्र जीरो होता है। बाहर पर नहीं होता, बल्कि इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि वो चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, हम उसके लिए डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमने अब एक परिनालिका ली, इसको देखिए, मैं दोबारा से इसका चित्र बनाता हूं। देखिए, इसको थोड़ा सा समझते हैं। परिनालिका का मैं अनुप्रस्थ काट ले लेता हूं, तो देखिए कैसे दिखाई देगी ये परिनालिका। ये इस तरह दिखाई देगी, ये हमारी परिनालिका। इसको मैं इस तरह दिखा रहा हूं, ये अंदर से भाग इसका नजर आ रहा है। ये हमने तार की बहुत सारे फेरे इस पर लिपटे हुए हैं, और ये इनसाइड हमें पोर्शन इसका दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये इसकी अक्ष हो गई, अक्ष हो गई। तो चुंबकीय क्षेत्र जो होता है अक्ष के अनुदिश होता है इसके अंदर। ठीक है, मैंने ले लिया एक बंद परिपथ, एक बंद परिपथ कंसीडर करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम चुंबकीय क्षेत्र जब हम उसको डिस्कस कर रहे हैं एम्पियर के परिपथ के नियम को, तो उसमें हमें एक बंद परिपथ की आवश्यकता होती है। तो मैंने ले लिया कि बंद परिपथ ए बी सी डी। यहां हमारा चुंबकीय क्षेत्र जो है अक्ष के अनुदिश इधर को है, बी। यहां समझ लेना, ये बी अलग है और ये बी अलग है। ये चुंबकीय क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है, और ये बी जो है पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये हमारा बंद परिपथ है। ये हमने लिया, इसकी लंबाई यहां इसके अंदर L है, लंबाई इसकी L हमने ली। ठीक है, अब हमें निकालना है इस पूरे बंद परिपथ के लिए रेखीय समाकलन, क्योंकि हम उसका नियम लगाएंगे एम्पियर का परिपथीय नियम। तो पूरे पथ के लिए रेखीय समाकलन, इसके लिए बंद परिपथ के लिए बंद
परिपथ के लिए रेखीय समाकलन, ठीक है। इंटीग्रेशन ए बी सी डी ए पूरे परिपथ के ए बी सी डी, पूरा परिपथ ले लिया हमने, ए बी सी डी पूरा परिपथ, ठीक है। बी डॉट डी एल। तो अब हम इस परिपथ को, इसके अलग अलग भाग हैं, एक भाग ए बी, एक भाग बी सी, एक भाग सी डी और एक भाग डी ए। तो हम इनमें अलग अलग हम निकाल देंगे, तो क्या हो जाएगा, कुल समाकलन किसके बराबर होगा, इंटीग्रेशन ए बी डॉट डी एल प्लस इंटीग्रेशन इस भाग के लिए बी सी के लिए बी डॉट डी एल प्लस इंटीग्रेशन सी डी के अनुदिश सी डी बी डॉट डी एल प्लस इंटीग्रेशन किसके अनुदिश डी ए या ए डी के अनुदिश डी ए बी डॉट डी एल। समीकरण नंबर 1 हो गया, ठीक है। अब हम सबके मान अलग अलग निकाल के हम फिर इसमें रख देंगे। पहले वाले हम देखें ए बी भाग के अनुदिश, ए बी के अनुदिश प्रत्येक भाग को हम अलग अलग निकालेंगे। अब आप जानते हैं ए बी के लिए चुंबकीय क्षेत्र बी और ये हमारा लंबाई दोनों एक ही दिशा में है, और जब एक ही दिशा में तो कोस जीरो, ये हो गया जीरो हो गया एंगल इनके डीएल और एल के बीच में एंगल कितना हो गया, जीरो, क्योंकि एक ही दिशा में एल और ये हमारा एक ही दिशा में, तो इसके लिए एंगल जीरो हो जाएगा। तो हम ए बी के अनुदिश ले पहले, तो इसका मान है इंटीग्रेशन ए बी डॉट डी एल इज इक्वल टू कितना होगा, इंटीग्रेशन ए बी इंटू डी एल कोस जीरो का मान 1 होता है, बी को बाहर लिख लेंगे तो जाएगा इंटीग्रेशन ए बी और बी हमने बाहर लिख लिया डी एल। अब यह इसका मतलब है इसकी लंबाई ए से बी तक की, और ए से बी तक की लंबाई है एल, तो ये हो जाएगा हमारा बी इंटू एल, समीकरण नंबर 2। क्लियर, यहां से समीकरण नंबर 2 आ गया, यानी कि इस वाले भाग का मान आ गया। अब हम निकालेंगे बीसी के अनुदिश, रेखीय समाकलन बीसी के अनुदिश। अब जब बीसी के अनुदिश निकालेंगे, अब ये देखिए हमारा बी तो इधर को है चुंबकीय क्षेत्र, और इसकी लंबाई इधर को है, तो डीएल हमारा इधर होगा, इसके एंगल हो गया हमारा 90 डिग्री, ये इधर को और ये ऐसे डीएल, तो 90 डिग्री हो गया, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन बीसी बी डॉट डीएल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन बीसी बी इंटू डीएल कोस 90, और कोस 90 का मान ये होता है हमारा 0, ये एरो लगा के 0 मैंने लिख दिया, तो इसका मान कितना है 0, और जब इसको 0 रखेंगे तो ये मान हमारा कितना हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा हमारा 0, तो इसके अनुदिश हमारा रेखीय समाकलन बीसी के अनुदिश हमारा हो जाएगा 0। ओके, 2 बात हो गई। अब तीसरा, अब निकालेंगे सीडी के अनुदिश, क्योंकि सीडी के अनुदिश कितना होगा, सीडी के अनुदिश हमारा 0 हो जाएगा, तो यहां मैं निकलता हूं सीडी के अनुदिश, सीडी के अनुदिश, इसे समीकरण नंबर हमने 2 डाला, यहां लिख देंगे नंबर 3, ठीक है। अब सीडी के अनुदिश देखिए, सीडी के अनुदिश ये हो जाएगा इंटीग्रेशन सीडी बी डॉट डीएल इज इक्वल टू, अब यहां ये तो दिशा इसकी सेम है, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन सी डी बी इंटू डी एल कोस 0, लेकिन बी तो 0 है, बाहर कितना है बी 0, चुंबकीय क्षेत्र बाहर कितना है 0 है हमारा, तो ये कितना हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन सी डी 0 इंटू डी एल कोस 0, तो कितना आ गया 0, समीकरण नंबर 4। तो इसके अनुदिश हमारा कितना आ गया 0, क्योंकि b का मान 0 है, डायरेक्ट कह सकते हैं b का मान 0, तो ये 0 हो जाएगा इसके अनुदिश। अब यहां देखिए रेखीय समाकलन d के अनुदिश क्या होगा, d के अनुदिश, अब ये b इधर को है, dl इधर को है, तो कितना हो जाएगा कि 90 डिग्री हो गया, तो फिर कितना आ जाएगा 0, तो ये dA के अनुदिश रेखीय समाकलन, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन b डॉट dl
अनुदिश डी के। ओके, क्लियर हुआ। अब डी ए का अनुदिश हम लेंगे तो cos 90 है, तो जाएगा इंटीग्रेशन डी ए बी इंटू डी एल cos 90, और इसका मान होता है 0, इसका मान 0 होता है, तो यहां 0 रखेंगे तो ये मान कितना आ जाएगा, हमारा 0 आ जाएगा समीकरण नंबर 5। ठीक है, अब समीकरण नंबर 2 जो है हमारा इस भाग का मान हो गया, समीकरण नंबर 3 जो है हमारे इस वाले भाग का मान हो गया BC के अनुदिश, और ये हो गया हमारा CD के अनुदिश, और ये हो गया हमारा DE के अनुदिश। ये मान 0 हो गया, ये मान 0 हो गया, ये मान 0 हो गया, ठीक है, और ये मान हो गया हमारा B इंटू L। तो अब इसमें रख देंगे समीकरण नंबर 1 में 2, 3, 4 और 5 समीकरण से मान किसमें रखने पर, 1 में रखने पर रख दो, तो जाएगा इंटीग्रेशन ए बी सी डी बी डॉट डी एल इज इक्वल टू बी इंटू एल प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, ये हो गया, तो कितना आ गया, ये आ गया हमारा बी एल, समीकरण नंबर 6। ठीक है, अब यहां लगा लेंगे एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर का परिपथीय नियम। तो एम्पियर का परिपथीय नियम क्या कहता है, एम्पियर के परिपथीय नियम से, एम्पियर के परिपथीय नियम से। अब देखिए यहां एक बात हमें ध्यान रखना है, क्योंकि यहां हमारे बहुत सारे फेरे हैं, एक फेरा नहीं है, बहुत सारे फेरे हैं। अगर एकांक लंबाई में फेरों की संख्या l ले तो ये लंबाई हमारी l है, जो हमारा परिपथ लिया है उसके अंदर फेरों की संख्या हमारी n है, यानी कि लंबाई l हो गई, l लंबाई में फेरे ले रहे, तो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है, तो कुल फेरों की संख्या कितनी हो जाएगी, n इंटू l हो जाएगी, कितनी होगी, n इंटू l। तो फिर हमारा एम्पियर का परिपथ नियम इंटीग्रेशन b डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट n l i। ठीक है, ये हमारा हो गया नंबर 7। ठीक है, अगर फेरों की संख्या n हो तो म्यू नॉट n i लिखेंगे। अब चूंकि फेरों की संख्या होगी n इंटू l, एकांक लंबाई में होगी n और लंबाई कितनी l, तो फेरों की संख्या इसमें होगी n इंटू l, तो म्यू नॉट n l इंटू i। अब तुलना कर दो 6 और 7 की, 6 तथा 7 की तुलना, 7 की तुलना करने पर जब तुलना करोगे तो यहां ये आ जाएगा हमारा BL बराबर म्यू नॉट n l i, BL इज इक्वल टू म्यू नॉट n l i, l से l कट गया तो B बराबर म्यू नॉट n i, ये हमारा फार्मूला हो गया, B बराबर म्यू नॉट n i। ये धारावाही परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र किसी बिंदु पर B बराबर म्यू नॉट इंटू n i के बराबर होता है। ओके, अब इसके बाद हम बात करते हैं इसकी विशेष स्थितियां। विशेष स्थितियां क्या है कि अगर इसकी लंबाई परिमित हो, ये हमारी परिनालिका जो है ये परिमित लंबाई की हो, ये हमारी परिनालिका परिमित लंबाई की हो। विशेष स्थिति, विशेष स्थिति नंबर 1, परिमित लंबाई की, परिमित लंबाई की। ठीक है, इसके अक्ष पर ये बिंदु हो गया P, इसका एक सिरा और ये दूसरे सिरे को मिलाने वाली रेखा, इसकी अक्ष हो गई, अक्ष के साथ अल्फा और ये एंगल बनाती है बीटा। कितना बनाती है, ये एंगल बनाती है अल्फा और ये एंगल कितना बनाती है, ये अक्ष के साथ बनाती है बीटा। ठीक है, तो तब हमारा फार्मूला हो जाता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट n i अपॉन 2, तो चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, B बराबर म्यू नॉट n i अपॉन 2 इंटू कोस अल्फा माइनस कोस बीटा, ये हमारा फार्मूला है। ठीक है, ये क्या है हमारी, ये अगर इसकी परिमित लंबाई n है, l लंबाई की है। ठीक है, म्यू नॉट n i अपॉन 2। ओके, इसके बाद में
अगर ये हमारी अनंत लंबाई की हो जाए, तो कैसी हो जाए? अनंत लंबाई की। नंबर 2 कंडीशन आती है, अगर ये हमारी अनंत लंबाई की हो, ठीक है। और जब अनंत लंबाई की होगी तो इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू लगभग 0 हो जाएगा और बीटा इज इक्वल टू लगभग पाई के बराबर हो जाएगा। अब आप जानते हैं कोस पाई और कोस 0, तो b बराबर हो जाएगा म्यू नोट ni/2 कोस 0 माइनस कोस पाई। कोस 0 का 1 हो गया, कोस पाई का 1 -1 होता है, माइनस +1 हो जाएगा, तो 1 + 1 कितना जाएगा? 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो b बराबर म्यू नोट एन आई। ये हमारा क्या जाएगा? बराबर, इसे मैं लिख देता हूं, तो जाएगा म्यू नोट एन i/2 1 + -1 1 माइनस और कोस में -1 -1 प्लस 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा हमारा, तो ये आ जाएगा b बराबर म्यू नोट एन आई। यानी कि यहां से आएगा b बराबर म्यू नोट एन i/2 इंटू 2 से 2 कट के b बराबर म्यू नोट एन आई आ जाएगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, एम्पियर के परिपथ नियम। ठीक है, एक और बचा है, उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे। थैंक यू वेरी मच।